Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नोबल प्राइज के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मेडिसिन कैटेगरी का जो नोबल प्राइज है उसको अनाउंस किया गया 2 साइंटिस्ट को। आप देखिए कि एक साइंटिस्ट का यहाँ पे नेम है विक्टर एम्ब्रोज, अदर साइंटिस्ट का नेम है मेरी रुकुन। तो इन पर्सन्स को यहाँ पे मेडिसिन कैटेगरी का जो नोबल प्राइज है वो अनाउंस किया गया है 2024 का। इनका बेसिकली जो डिस्कवरी है वो माइक्रो आरएनए के पर्सपेक्टिव से है। माइक्रो आरएनए का जो इम्पोर्टेंस है आपको जीन रेगुलेशन के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जो माइक्रो आरएनए जिसका इम्पोर्टेंस है जीन रेगुलेशन के रिगार्डिंग में, उसी के पर्सपेक्टिव से ये जो नोबल प्राइज है मेडिसिन का यहाँ पे अनाउंस किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट ईयर 2023 के समय मेडिसिन कैटेगरी का जो नोबल प्राइज है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि एमआरएनए जो यहाँ पे वैक्सीन भी डेवलप किया गया था, एमआरएनए के बेसिस पे जो वैक्सीन भी डेवलप किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में जो नोबल प्राइज है मेडिसिन का अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर। इस साल आप देखिए कि माइक्रो आरएनए का जो डिस्कवरी है जो जीन रेगुलेशन के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है उसके पर्सपेक्टिव से ये जो अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें नोबल प्राइज के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो अल्फ्रेड नोबल नाम के जो पर्सन है, अल्फ्रेड नोबल नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा बेसिकली डायनोमाइट है उसको डिस्कवर किया गया था, तो उन्हीं के मेमोरी के अंदर ये जो नोबल प्राइज है उसको स्टार्ट किया गया 1901 के समय में। काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो नोबल प्राइज है उसको दिया जाता है, बट आप देखिए कि आपको जो नोबल प्राइज का जो अवार्ड है पोस्ट डेथ का जो समय है, किसी पर्सन का अगर डेथ हो चुका है तो उस पर्सन को यहाँ पे जो नोबल प्राइज है वो नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1901 के समय जो नोबल प्राइज है जिनको स्टार्ट किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ अल्फ्रेड नोबल, जिनके द्वारा क्या डिस्कवर किया गया है स्टूडेंट, डायनोमाइट का जो डिस्कवरी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 1901 के समय मेडिसिन का जो कैटेगरी है, मेडिसिन का जो कैटेगरी है उसके अंदर दिए जाते हैं यहाँ पे अवार्ड। फिजिक्स का जो कैटेगरी है, केमिस्ट्री का जो कैटेगरी है उसके अंदर भी जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको लिटरेचर का जो कैटेगरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। और लिटरेचर के अलावा आप देखिए किसी पर्सन के द्वारा वर्ल्ड के अंदर में जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में वर्क को कैरी किया गया हो या ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में किसी मूवमेंट को कैरी किया गया हो, उन पर्सनस को पीस अवार्ड भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, 1968 के समय जो इकोनॉमी का जो कैटेगरी है उसको भी ऐड किया गया एज ए नोबल प्राइज के रूप से। इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी जो नोबल प्राइज है उसको 1968 के समय ऐड किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट समय में आपको ये जो अवार्ड है 6 कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, डेथ के बाद में नहीं दिया जाता है। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मॉनिटरी सपोर्ट भी दिया जाता है अवार्ड के साथ में? तो स्टूडेंट्स, आपको मॉनिटरी सपोर्ट है जो मनी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है अवार्ड के साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें नोबल अवार्ड्स के बारे में तो आप देखिए कि फर्स्ट किस इंडियन को यहाँ पे जो नोबल प्राइज है वो दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, 1913 के समय में आपको जो गीतांजलि उनका जो राइटिंग है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, उनको गीतांजलि के पर्सपेक्टिव से जो नोबल प्राइज है वो दिया गया था लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें मेडिसिन का जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि 1968 के समय में जब यहाँ पे इकोनॉमी का जो अवार्ड है वो ऐड किया गया था, तो उसी ईयर के दौरान में हमें मेडिसिन का जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग में भी जो अवार्ड है वो दिया गया था जो इंडियन पर्सन है जिनका नेम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद जो खुराना नाम के जो पर्सन है जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनको आप देखिए कि मेडिसिन का कैटेगरी के अंदर में गोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना उनका नेम है। ये नेम आप जरूर से याद रखना। तो उनको 1968 के समय मेडिसिन की कैटेगरी के अंदर दिया गया था वो। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? आप देखिए कि मदर टेरेसा है, उनके द्वारा इंडिया के अंदर ही जो ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है वो कैरी किया गया था उनके लाइफ के लेटर फेज के अंदर में। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको की जो पीस प्राइज है वो दिया गया। पीस प्राइज आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर 2015 के समय जो कैलाश सत्यार्थी हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के इम्पोर्टेंट पर्सन, काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनके द्वारा रेस्क्यू किए गए हैं जिनको कि स्लेवरी का जो एक्टिविटी है या आप देखिए कि लेस पेमेंट है, उनका जो एजुकेशन ना प्रोवाइड करते हुए उनको तो लेबर फोर्स के अंदर ऐड किया गया हो, तो उनको रेस्क्यू किया गया था कैलाश सत्यार्थी सर के द्वारा, जिनको 2015 के समय जो नोबल प्राइज है वो दिया गया।
स्टूडेंट्स हमने रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में डिस्कस किया है। तो लास्ट ईयर आप देखिए कि उनका जो शांति निकेतन का जो टाउनशिप है उसको भी यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर में ऐड किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये नोबेल प्राइज के पर्सपेक्टिव से हुआ। क्या स्टूडेंट्स किसी ईयर नोबेल प्राइज है वो नहीं भी दिए गए थे, क्या इनको डिसकंटिन्यू भी किया गया था कुछ समय के लिए? क्योंकि आप देखिए कि 1901 के समय ये जो प्राइज है वो स्टार्ट हुए, उसके बाद में आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। 1914 से लेकर 1918 का वो समय है। वर्ल्ड वॉर सेकंड भी आपको देखने के लिए मिलता है 39 से लेकर 1939 से लेकर आप देखिए कि 45 का वो समय है। तो स्टूडेंट्स क्या किसी वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन के दौरान में नोबेल प्राइज उनको अनाउंस ना भी किया गया हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। ऐसा आप देखिए कि हमारे जो पद्म अवार्ड्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि किस साल उन अवार्ड्स को नहीं दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आपको ये और जानकारी होना चाहिए कि मैक्सिमम किसी भी कैटेगरी के अंदर जो 3 पर्सनस हैं उनको ये अवार्ड है वो दिया जा सकता है। तो ये नोबेल प्राइज के बारे में हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हरियाणा इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से और जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि आज उनका जो काउंटिंग है उसको कैरी किया जाएगा। आप देखिए कि स्टूडेंट जो यहाँ पे वोटिंग का जो डे होता है और उसके बीच में और यहाँ पे आपको काउंटिंग का जो डे है उसके बीच कुछ डेज का जो गैप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो डेज का जो गैप है वो क्यों रखा जाता है? सपोज कीजिए यहाँ पे हरियाणा के वहाँ पे 5 अक्टूबर का जो डे है वो वोटिंग का जो डे था। आप देखिए कि 8 अक्टूबर का जो डे है वो यहाँ पे काउंटिंग को कैरी किया जाएगा। ये जो मिडिल पार्ट के अंदर कुछ डेज रखे जाते हैं उसका इम्पोर्टेंस यही है कि सपोज कीजिए किसी यहाँ पे बूथ के ऊपर वायलेंस देखने के लिए मिलता है, इलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, या आप देखिए कि बूथ कैप्चरिंग बूथ रिगिंग का कोशिश किया गया है, तो वहाँ पे फिर से जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाता है। रीपोलिंग उसको कहा करते हैं, रीपोलिंग वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इस वजह से कुछ डेज का जो गैप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के ही बारे में, तो आप देखिए कि अगर किसी पर्सन के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ वोट हैं जो कास्ट किए गए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, उन टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 1/6% अगर नहीं सिक्योर किया जाएगा, तो आप देखिए कि उन पर्सन के द्वारा जो सिक्योरिटी को डिपॉजिट किया गया होगा आपके उसके नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में, वो सिक्योरिटी आप देखिए कि यहाँ पे वो सिक्योरिटी उनको वापस से नहीं मिलता है, जिसको कि हिंदी के अंदर आपने काफ़ी बार सुना होगा जमानत का जब्त होना। जमानत जब्त बेसिकली यही है कि जो जमानत राशि उनके द्वारा दिया गया, जमानत मनी जो दिया गया है नॉमिनेशन पेपर के साथ में, वो यहाँ पे बेसिकली उसको डिपॉजिट कर लिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट के जो इलेक्शंस है वो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कौन से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। उनके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट होते हैं 3rd टायर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज़ के। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के बारे में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। जो सर्विस वोट्स हुआ करते हैं, जो पोस्टल बैलेट के जो वोट्स हुआ करते हैं, उनको इनिशियल फेज के अंदर काउंट किया जाता है। फिर आपको ईवीएम का जो काउंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है, डिफरेंट राउंड्स के थ्रू वो काउंटिंग हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में था। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो काउंटिंग है उसको यहाँ पे हेड किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मालदीव के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मालदीव है वो सिचुएटेड है यहाँ पे श्रीलंका है। तो बेसिकली आप देखिए कि मालदीव के द्वारा मालदीव को जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, श्रीलंका को भी फाइनेंशियल क्राइसिस था, इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया था। आप देखिए कि मालदीव का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया है। करेंसी स्वैप का एक एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। सार्क का जो करेंसी स्वैप है उसके लिए भी यहाँ पे मालदीव को एलिजिबल है वो माना गया है कुछ समय के लिए। रुपए का जो कार्ड है वो वहाँ पे अनाउंस किया गया और 700 के आसपास कुछ हाउस होल्ड्स हैं जो इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो यहाँ पे हैंड ओवर किए गए हैं मालदीव को। इसके अलावा स्टूडेंट्स कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, उसको डेवलप करने के बारे में, उसको किस तरीके से यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके उसके बारे में भी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिस्कशन के दौरान में मेंशन किया गया कि ऐसे इंडिया के द्वारा समय समय पे अपने जो नाइबर्स हैं उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। मालदीव के बारे में उनके द्वारा डिस्कस किया गया है
कि 1988 के समय जब वहाँ पे आप देखिए कि ओवरथ्रोन करने का कोशिश किया गया था पॉलिटिकल पावर्स को, और श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो लिटे नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, जो जाफना प्रोविंस के अंदर में जो आप देखिए कि लिटे नाम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उन्हीं की एक ब्रांच के द्वारा वहाँ पे पॉलिटिकल पावर को ओवरथ्रोन करने का कोशिश किया गया था मालदीव के वहाँ पे। तो आप देखिए कि 1988 के समय में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस है उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल ओवरथ्रोन का जो सिचुएशन है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मेंशन किया गया 2004 के समय जो सुनामी का जो सिचुएशन था, आप देखिए कि सुनामी हमने फेस किया था 2004 के समय इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, और स्पेशली हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है स्टूडेंट्स, उसके अंदर में आप देखिए कि इंदिरा पॉइंट नाम का जो प्लेस है, इंदिरा पॉइंट नाम का एक प्लेस है जो कि हमारा इंडिया का लास्ट पॉइंट हम जाना करते थे, वो पॉइंट आप देखिए कि सबमर्ज हो चुका है 2004 का उस सुनामी के थ्रू। तो 2004 के सुनामी के बाद इंडिया के द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया मालदीव को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है 2014 के समय जब वाटर का जो यहाँ पे आप देखिए कि जो वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट हुआ करता था मालदीव के वहाँ पे, तो उसका फेलियर के समय इंडिया के द्वारा वाटर का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप से, या आप देखिए कि नाइबर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा जो वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट था, कोविड के समय आप देखें कि इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा वैक्सीन को डेवलप किया गया, बट वो वैक्सीन बेसिकली हमारे जो सभी नाइबर कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं जिनके द्वारा नहीं डेवलप किया जा सकता है, उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड भी किया गया था। आप देखिए कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 जो फर्स्ट ईयर ऑफ कोविड-19 था, उस समय तो एक वैक्सीन था HCQ नाम का एक आप देखिए कि मेडिसिन था, वो मेडिसिन इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी सप्लाई प्रोवाइड किया गया था इंडिया के द्वारा। HCQ नाम का जो मेडिसिन है जो वहाँ पे उस समय जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा यूज़ किया गया था कोविड के जो इम्पैक्ट है उसके रेगुलेशन या ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो ये मालदीव के बारे में था, इंडिया का जो डिफरेंट सपोर्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि एक अफ्रीकन एलिफेंट है जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको गिफ्ट किया गया था जिम्बाब्वे के द्वारा। आप देखिए किसके द्वारा गिफ्ट किया गया था, जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे कहाँ पे सिचुएटेड है, सदर्न अफ्रीका के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर जो जिम्बाब्वे है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिम्बाब्वे एक डिफरेंट कंट्री है, और एक कंट्री और है इसी सिमिलर नेम से वहाँ पे जिसको कि हम जाम्बिया के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स, जाम्बिया। स्टूडेंट्स जिम्बाब्वे और जाम्बिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक लेक भी सिचुएटेड है। ये आप देखिए कि इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ पे जिम्बाब्वे है, यहाँ पे जाम्बिया है, तो यहाँ पे एक लेक आपको देखने के लिए मिलेगा बॉर्डर एरिया के अंदर में, जिसको कि किस नाम से जाना करते हैं, इसको जाना करते हैं लेक करीबा। लेक करीबा अफ्रीका के जो वाटर बॉडी हैं, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, तो आपको इस तरीके से रेगुलरली वे में प्रिपेयर करना चाहिए। लेक करीबा क्यों न्यूज़ के अंदर में था, वहाँ पे वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हुआ था। वाटर लेवल आप देखिए कि डिक्लाइन होने की वजह से वाटर लेवल कम हुआ था, इसी की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिम्बाब्वे के द्वारा वो या आप देखिए कि अफ्रीकन एलिफेंट है उसको इंडिया को दिया गया था गिफ्ट के रूप से। बेसिकली यहाँ पे एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको कि हम वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के नाम से जाना करते हैं, उनके द्वारा दिल्ली का जो जू है वहाँ पे विजिट किया गया। तो आप देखिए कि एलिफेंट का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में दिल्ली का जो जू है उसको मेंबरशिप के रिगार्डिंग में सस्पेंड किया गया है। और सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उसको भी आप देखिए कि रिपोर्ट किया गया है इस वर्ल्ड का जो यहाँ पे एक बॉडी है नॉन गवर्नमेंटल वो बॉडी है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। अब क्या एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है उस बॉडी के बारे में हम रीड करें, इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, उस बॉडी के पर्सपेक्टिव से आप रीड करो। सेंट्रल जियो अथॉरिटी के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। 1992 के समय आप देखिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 के समय हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी को अमेंड करते हुए इसको क्रिएट किया गया था। जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो मिनिस्टर हैं वो इसके हेड हुआ करते हैं। 10 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लस में 1 सेक्रेटरी है वो यहाँ पे इसके मेंबर्स हुआ करते हैं। सेंट्रल जियो अथॉरिटी का एक कंपोजिशन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो यहाँ पे वर्ल्ड का जो एजेंसी है जूस के रिगार्डिंग वो नॉन गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली का जो जू है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इम्पैक्ट यही देखने के लिए मिलेगा कि उसका मीटिंग्स के अंदर में अटेंड नहीं किया जाएगा, उसके जो यहाँ पे सेमिनार्स को अटेंड नहीं कर सकता है दिल्ली का जो जू है उसके द्वारा। बेसिकली आप देखिए कि क्या कमिट किया गया था दिल्ली जू अथॉरिटी के जो पर्सनस के द्वारा कि इन जो एलिफेंट है उसको एक क्लोज एरिया के अंदर रखा गया। साथ में आप देखिए कि जो जंजीर है जो यहाँ पे आप देखिए कि जो आयरन का जो चेन है उससे भी इनको यहाँ पे बांधा गया था। तो इसी वजह से आप देखिए कि उनको इस तरीके का जो एट्रोसिटी है, इस तरीके का जो एनिमल के अगेंस्ट में क्रूएलिटी है उसको देखते हुए सस्पेंड किया गया है। स्टूडेंट्स, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था 1960 के समय का। हमारा यहाँ पे कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल, कि एनिमल के अगेंस्ट में जो क्रूएलिटी है, जो यहाँ पे किसी भी तरीके का आप देखिए कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस है वो नहीं करना है। यहाँ पे एनिमल के अगेंस्ट में भी उनको भी जो यहाँ पे डिग्निफाइड कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल का जो यहाँ पे जो कानून है उसी के थ्रू आप देखिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी है, रुक्मणी देवी अरुणडेल नाम की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। इनिशियल फेज के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ करता था? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चेन्नई के वहाँ पे हेडक्वार्टर हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि हरियाणा के अंदर एक जगह है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के अंदर हेडक्वार्टर को ट्रांसफर किया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सब आपको जो नाम है वो पता होना चाहिए। आप देखिए कि बार बार जब हम रीड करते हैं तो आपके यहाँ पे रिवाइज होते हैं टॉपिक्स, बार बार जब हम रीड करते हैं तो रिवाइज होते हैं आपके टॉपिक्स। अब हम यहाँ पे जिम्बाब्वे के बारे में रीड किया, 2 एलिफेंट्स यहाँ पे गिफ्ट किए गए थे जिसके अंदर एक का डेथ हुआ है, एक को आप देखिए कि इस तरीके से रखा गया था, उस वजह से सस्पेंड कर दिया गया। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, होमवर्क आपके लिए, कि साउथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है, साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स उस ग्रुप को हम सदर्न अफ्रीकन जो कस्टम यूनियन है उसके नाम से जाना करते हैं, सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि क्या उसके अंदर जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया नाम के जो कंट्री हैं क्या उसके मेंबर हैं? क्या उस कस्टम यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका है और 2 कंट्रीज आप देखिए कि अफ्रीका के ही इनर पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, जिसके अंदर एक लिसोतो है, एक कंट्री का नाम यहाँ पे स्वाजीलैंड है, जिसको अर्लियर फेज के अंदर स्वाजीलैंड के नाम से जाना करते थे, अभी उसका जो नेम है वो डिफरेंट है। एक बोट्सवाना है, एक नामीबिया है। क्या यही कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन के पार्ट हैं, या आप देखिए कि यहाँ पे जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया नाम के जो कंट्री हैं वो भी इस कस्टम यूनियन के पार्ट हैं या नहीं हैं? इस कस्टम यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? नामीबिया का जो कंट्री जो कैपिटल है विंडहोक, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है, G20 के अंदर मेंबर के रूप से उसको ऐड किया गया है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या उसका जो हेडक्वार्टर है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज है वहाँ पे सिचुएटेड है? तो स्टूडेंट्स, अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है एडिस अबाबा के, वहाँ पे इथोपिया के अंदर एडिस अबाबा है। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि एक फाउंडेशन के द्वारा एक ट्राइबल लीडर है, उनको एक अवार्ड है वो दिया गया है। एग्जाम के पर्पज से जो अवार्ड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सके तो आप इन ट्राइबल पर्सन है उनका नेम आप याद रख सकते हो। एग्जाम के पर्पज से आप देखिए कि लंबे समय के लिए इसको रिटेन है वो नहीं कर पाओगे, बट इनका वर्क एंड द ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुरुबा नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, कुरुबा नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो वहाँ पे रहा करता है। कहाँ पे है? कर्नाटका का जो नागरहोल जो टाइगर रिजर्व का एरिया है, या नागरहोल के अंदर में आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो बेसिकली एलिफेंट्स है उनका भी प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है।
तो स्टूडेंट्स नागरहोल के एरिया के अंदर ही कम्युनिटी का वेलफेयर है, फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है, ये वर्क इन पर्सन के द्वारा कैरी आउट किया गया। इन ट्राइबल लीडर को बेसिकली एक अवार्ड है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया का जो डिप्लोमेसी है उसके बैलेंसिंग के बारे में है। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा हमेशा डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है या फॉरेन पॉलिसी का जो एरिया है उसके अंदर में ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन किया जाता है। हर एक कंट्री के द्वारा जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। काफ़ी सारे वर्ल्ड के ऐसे एसोसिएशंस हैं, ऐसे कमीशंस हैं जिसको इंडिया के द्वारा हेड किया गया हो। चाहे आप देखिए कि कोरियन कंट्रीज़ का जो कमीशन है जहाँ पे पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में इंडिया का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में 1945 1950s के समय से ही देखने के लिए मिलता है। जब कोल्ड वॉर का एरा हुआ करता था, इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको वहाँ पे प्रपोज किया गया था, उसको वहाँ पे अनाउंस किया गया। तो स्टूडेंट्स इंडिया का इस तरीके से आपको एक बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेट पावर्स के रिलेशन की बैलेंसिंग के बारे में वैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे यहाँ पे जो ग्रेट पावर्स हैं, जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं, जो पावर के जो ब्लॉक्स हैं, उनको कैसे बैलेंसिंग का कोशिश किया गया इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि रिसेंटली आप देखिए कि यूएसए के वहाँ पे क्वेड का जो मीटिंग है वो कंडक्ट किया गया था। क्वेड के मीटिंग को आप देखिए कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा अटेंड भी किया गया, जिसका बेसिक मैंडेट यही था कि जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, क्वेड के जो कंट्रीज है उनका जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। जो यहाँ पे मेरीन डेमोक्रेसी है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, उनका जो रूल बेस ऑर्डर है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि रसिया के वहाँ पे विजिट किया गया। ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में अपना जो इंगेजमेंट है वो उनके द्वारा शो किया गया है, ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं। और रसिया यूक्रेन जो आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में इंडियन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा जो विजिट किया गया था टू डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रिसेंट मंथ्स के दौरान में, तो उन कैसे उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है, इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया हमारे एनएसए के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चाइना के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन है कि कैसे एनएसए का उस मीटिंग के दौरान में चाइना के साथ में जो डिसएंगेजमेंट है, जो हमारा एलएसी का एरिया है वहाँ पे, तो उसको कैरी किया गया है। तो रूल बेस ऑर्डर को हमें इस्टेब्लिश करना है। इंडिया हमेशा हर एक डोमेन के अंदर में रूल बेस ऑर्डर को प्रमोट किया जाता है। आप देखिए कि पीस मेकिंग का जो पावर है, जो रोल है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। और प्रेजेंट से लेकर जो हमारा पास्ट से हमको क्या यहाँ पे जो बैलेंसिंग का जो प्रोसेसिंग है उसको कैरी किया गया फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी के थ्रू में, उन सभी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से ये देखिए कि ये पॉइंट्स हम बार बार रीड करते हैं। आपको एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉइंट है वो नहीं है। बेसिकली प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो जीएस सेकंड के अंदर आप देखिए कि आपको यहाँ पे इंडिया का जो डायस्पोरा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो नाइबर्स के ऊपर इम्पैक्ट है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आप बार बार रीड करोगे, वही सेम पॉइंट्स हुआ करते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मैरिटल रेप के रिगार्डिंग में आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना स्टैंड है वो बताया गया है कि अभी मैरिटल रेप के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको नहीं कैरी किया जा सकता है। ऑलरेडी आप देखिए कि काफ़ी बार आपको कुछ लीगल ऐसे जो यहाँ पे जो पावर्स दिए गए हैं वल्नरेबल सेक्शन को, उसका भी मिसयूज़ काफ़ी बार आपको सामने आया करता है कि उसका मिसयूज़ है वो किया गया। मैरिटल रेप के रिगार्डिंग में सेंटर का जो स्टैंड है उसको यहाँ पे आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 14 की इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसका ये वायलेशन है। आर्टिकल 21 की रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि हर एक पर्सन को डिग्निफाइड राइट का जो यहाँ पे पावर है, तो किसी भी तरीके का जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी हरेसमेंट है वो नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट द कंसेंट, किसी के भी अगेंस्ट द कंसेंट का कोई भी यहाँ पे जो रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। सेंटर के द्वारा अपना स्टैंड के अंदर बताया गया है कि अभी मैरिटल रेप के रिगार्डिंग में जो उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अभी स्टैंड इसको तो एक आप देखिए कि डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें चेन्नई के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जो मरीना बीच है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का द्वारा वहाँ एयर शो है उसको कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर कुछ पर्सनस का आप देखिए कि
जो डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से कुछ कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आई हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी भी आप देखिए कि इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का आज डे भी है, 8 अक्टूबर का जो डे है जिसको कि एयरफोर्स डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। 1932 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसी के 92 जो फाउंडेशन के समय में जो मरीना बीच के वहाँ पे एयर शो है उसको कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर कुछ कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आया है, डिहाइड्रेशन एंड डिफरेंट जो सफोकेशन है, डिहाइड्रेशन इन इश्यूज के रिगार्डिंग में। कुछ पास्ट के यहाँ पे इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। 1989 का जो इवेंट है उसके बारे में, उससे पहले भी जब यहाँ पे जब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया तो उससे हमने क्या लर्निंग है, क्या सीखा है, उस सभी के बारे में बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट आपसे आप पॉइंट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो कि किसी भी जो एक्टिविटी को कैरी आउट करना है कितना वहाँ पे पब्लिक रहेगा, किस तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं उनको कैरी आउट करना चाहिए साथ साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मेडिकल का जो सपोर्ट है वो उसके रिगार्डिंग में भी जो काउंटर्स हैं उनको क्रिएट करना चाहिए जब यहाँ पे लार्ज लेवल के ऊपर पब्लिक है उसका इंगेजमेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में है, आप देखिए कि कुछ यहाँ पे मिनरल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो कुछ मिनरल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके रिजर्व्स किस कंट्री के अंदर में उसके जो मोर रिजर्व्स हैं वो प्रेजेंट है, इंडिया का क्या स्टैंड है वहाँ पे, इंडिया के पास में कितने रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, ये जो एडिटोरियल है इसको आप जरूर से रीड करना, इसके पॉइंट्स भी लिखना और इसका इमेज अगर आपके पास में हो तो आप रख लेना उस इमेज को। बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे बक्साइट के बारे में बताया गया है। बक्साइट किस एरियाज के अंदर में काम आया करता है। एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग में टरबाइन है, सोलार का जो प्लेट्स है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में बक्साइट का यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स गुयेना नाम का जो कंट्री है, इसके अलावा आप देखिए कि वियतनाम है, वहाँ पे इसका जो आपको लार्जेस्ट जो रिजर्व है वो देखने के लिए मिलेगा। वियतनाम है, गुयेना नाम का जो कंट्री है, इंडिया के अंदर भी 2% जो बक्साइट के जो रिजर्व्स हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमियम के बारे में है, जियोथर्मल एंड सोलार पावर है उसके पर्सपेक्टिव से इसका इम्पोर्टेंट है। क्रोमियम का जो इम्पोर्टेंस है जियोथर्मल एंड सोलार पावर के पर्सपेक्टिव से है। और आप देखिए कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो आपको कजाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। क्रोमियम का इंडिया के अंदर जो प्रेजेंस है वो 14% है, 14% इंडिया के अंदर प्रेजेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोबाल्ट के बारे में है, कोबाल्ट का आप देखिए कि लिथियम आयन का जो बैटरी है उसके प्रोडक्शन की रिगार्डिंग में हम यूज करते हैं। कोबाल्ट का जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो कॉन्गो है वहाँ पे इसका प्रेजेंस है, 50% के आसपास रिजर्व्स मिला करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 15% उसका जो आप देखिए कि रिजर्व्स हैं। और जब आप देखिए कि जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में रीड करते हैं तो वहाँ पे जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के रिगार्डिंग में जो रिजर्व्स हैं उनका स्टोरेज है उन कंट्रीज के पास में। जैसे कि आप देखिए कि अभी हमने कोबाल्ट के बारे में रीड किया, तो कोबाल्ट का प्रेजेंस कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वहाँ पे। यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2023 के पेपर के अंदर में, कोबाल्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। कॉपर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, चिली है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे कॉपर के जो रिजर्व्स हैं वो प्रेजेंट्स हैं। इंडिया के अंदर भी कॉपर पाया जाता है, बट कुछ एरियाज के अंदर कुछ लिमिटेशन है। राजस्थान के अंदर खेतड़ी नाम की एक जगह है, गणेश्वर नाम की एक जगह है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय वहाँ पे कॉपर सप्लाई किया जाता था उस एरियाज से। कॉपर के अलावा अगर हम डिस्कस करें ग्रेफाइट के बारे में है, जो बैटरी का एनोड है उसके मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में ग्रेफाइट का इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड है उसके रिगार्डिंग में भी ग्रेफाइट का इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ग्रेफाइट के जो रिजर्व्स हैं वो चाइना है, ब्राज़ील है, और इंडिया के अंदर भी 3% के आसपास जो रिजर्व्स हैं वो मिलते हैं ग्रेफाइट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिथियम के बारे में है, आप देखिए कि चिली के वहाँ पे रिजर्व्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, वहाँ पे इसके रिजर्व्स हैं। इसके लिथियम इंडिया के अंदर कहाँ पे मिला था, जम्मू एंड कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप देखिए कि इसके रिजर्व्स मिले हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। अभी उनका एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया है, वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नीज के बारे में डिस्कस किया गया है, मैग्नीज के जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में बताया गया। और स्टूडेंट जब भी हम रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हाईएस्ट जो रेयर अर्थ के जो यहाँ पे रिजर्व्स हैं वो चाइना के अंदर में है, 40%। जो एनर्जी सिक्योरिटी है, सेमीकंडक्टर का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में
रेयर अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनका प्रेजेंस है। 40% चाइना के वहाँ पे मिलते हैं। इंडिया के अंदर भी रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनका 6% का प्रेजेंस है। अभी एक पेटिशन को फाइल किया गया, पेटिशन प्रिजन के बारे में था। इस न्यूज़ को आप ज़रूर से रखना स्टूडेंट्स, ज़रूर से इनके बारे में रीड करना। और ये जो मिनरल्स यहाँ पे बताए गए हैं, इंडिया के अंदर इनका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ करता है, आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी है, मिनरल्स है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको ये जो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। हमारे जो मिनरल रिच एरियाज़ हैं उनके बारे में भी आप रीड करना, उनके बारे में भी आप रीड करना। एक रफ मैप आप ज़रूर से ड्रॉ करना, अगर आपके पास में ब्लैंक मैप नहीं है तो वहाँ पे आप मार्क करना इन सब जो रिजर्व्स हैं उन सभी के बारे में, जिसमें क्रोमियम का, बक्साइट का, कोबाल्ट है, कॉपर है, उनके जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं। जिससे कि आप देखिए कि आपका यहाँ पे एक तो मैप के ऊपर में जो लोकेशंस का जो क्लियरिटी है वो भी डेवलप होगा और आपको अच्छे से मैप का प्रैक्टिस भी आप कैरी आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिजन के मैनुअल के रिगार्डिंग में एक पेटिशन को फाइल किया गया था। कुछ आप देखिए कि कास्ट बेसिस पे सेग्रीगेशन हुआ करता है प्रिजन के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो जजमेंट है उसको रिलीज किया गया, जजमेंट को डिलीवर किया गया। बताया गया कि कास्टिज्म को आप नहीं कैरी कर सकते हो, किसी स्पेशल कास्ट को किसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग में इंगेज भी आप नहीं कर सकते, कास्ट बेस्ड जो वर्क है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। प्रिजन बेसिकली स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और आप देखिए कि यहाँ पे 1871 के समय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया था। कुछ ट्राइबल्स को बाय बर्थ आप देखिए कि क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद में हैबिचुअल ऑफेंडर है, बट उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर डी नोटिफाइड ट्राइब का जो वर्ड है वो आपको उनके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी काफ़ी अधिक है, अपने लाइवलीहुड के रिगार्डिंग में काफ़ी बार आप देखिए कि वो इस तरीके के एक्टिविटीज़ के अंदर में स्ट्रीट वर्कर्स के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि जो रेने की कमीशन है, इडाटे कमीशन है, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारे जो बिल्डिंग एरिया है अर्बन सेक्टर के अंदर में, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग है, ये आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो बिल्डिंग एरियाज हैं, ग्रीन बिल्डिंग का एक कोड भी आपको देखने के लिए मिलता है। गृहा नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको क्रिएट किया गया था। गृहा नाम का इंस्टीट्यूशन है कि हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो वेल सस्टेनेबल जो बिल्डिंग्स हैं वो होने चाहिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए, कम से कम एमिशन हो, यहाँ पे मैक्सिमम जो क्लाइमेट के साथ सस्टेनेबिलिटी है उसको कैरी आउट किया जा सके। जापानीज आप देखिए कि एक पर्सन है जिनके द्वारा मियावाकी जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया गया था। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फॉरेस्ट है, तो किस तरीके से फॉरेस्ट कवर को बूस्ट करना है अर्बन एरियाज़ के अंदर में। यूपीएससी के द्वारा 2022 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था मियावाकी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में कि किसके पर्सपेक्टिव से है मियावाकी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकेडमिक एरियाज़ के अंदर में, जो हमारे रीडिंग के रिगार्डिंग में जो यूनिवर्सिटी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, तो एकेडमिक जो फ्रीडम है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का रैंकिंग है वो डिक्लाइन हुआ है। बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है फ्री टू थिंक, बेसिकली उनके द्वारा एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है वो निकाला गया है। बेसिकली आप देखिए कि एक कोई इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट आपको एकेडमिक फ्रीडम इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकेडमिक फ्रीडम इंस्टीट्यूशन के बारे में, आप यहाँ पे बताया गया कि फ्रीडम डिक्लाइन हुआ है, ऑटोनॉमी डिक्लाइन हुआ है। तो आप देखिए कि हर एक गवर्नमेंट के द्वारा अपना आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो सिलेबस है उसको ऐड किया जाता है, उनका जिस तरीके का आइडियोलॉजी हुआ करता है। काफ़ी बार ये जो टॉपिक है, जब हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक पॉइंट हुआ करता है कि हमारा जो एजुकेशन है उसके ऊपर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें साइंटिफिक जो एजुकेशन है उसको कैरी करने का ज़रूरत है। साइंटिफिक एजुकेशन को हमें कैरी करना है, जिससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर है वो यहाँ पे डेवलप हो। जो प्रोसेस फूड है, जो यहाँ पे फास्ट फूड है, आप देखिए कि डायबिटीज के रिगार्डिंग में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है इंडिया के अंदर में। अर्बनाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अर्बनाइजेशन के अंदर में जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से आप देखिए कि लोगों के लिए घूमने की जगह नहीं है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी इम्पेक्ट करता है। डायबिटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ कम से कम है। अगर आप भी पढ़ाई लिखाई करते हो तो कुछ समय के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से कीजिए। मॉर्निंग के अंदर में 15 मिनट्स, इवनिंग के अंदर 15 से 20 मिनट्स वॉक कैरी आउट कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि
बॉडी के रिगार्डिंग में भी वो इम्पोर्टेंट है। बॉडी के रिगार्डिंग में जो हार्मोन्स हैं उनके बैलेंस के रिगार्डिंग में आप जो स्टडी को कैरी आउट करते हो कंप्लीट डे, तो आपका एक्टिविटी भी यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि हेल्दी जो माइंड है वो यहाँ पे डेवलप हो और आपको भी अच्छे से जो रिजल्ट्स हैं वो गेन हो, किसी भी तरीके का डिप्रेशन का जो सिचुएशन है वो ना यहाँ पे हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि जो प्रोसेस फूड का जो ईटिंग हैबिट्स है वो इंक्रीज हुआ है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में या पैक जो फूड है, फास्ट फूड है उसका। तो आप देखिए कोई ईटिंग हैबिट्स इंक्रीज होने की वजह से जो डायबिटिक के केसेस कारण के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट उसका रोल है। इजराइल के बारे में है मैक्सिमम जो न्यूज़ है, टर्की के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि इजराइल को यहाँ पे आने वाले समय में जो उनके द्वारा जो भी क्राइम कमिट किए गए हैं उनको फेस करना होगा। इजराइल के द्वारा आप देखिए कि हजीबुल्लाह के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया है। इजराइल का जो बेसिकली हैपा नाम का जो सिटी है वहाँ पे। इराक का जो क्वेड फोर्स है उसके जो लीडर हैं आप देखिए कि वो यहाँ पे एक अच्छे हेल्थ के अंदर में है, उनको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें mRNA के बारे में है, यहाँ पे जो माइक्रो RNA है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के ही पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम न्यूज़ इजराइल के बारे में है। टर्की का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए काफ़ी बार एशिया माइनर जो वर्ड है वो भी यूज़ किया जाता है टर्की के बारे में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना, ये आपका पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।